मैं डॉक्टर सुरेंद्र सिंह, असिस्टेंट प्रोफेसर BSR गवर्नमेंट आर्ट्स कॉलेज। आज मैं आपको BA पार्ट फर्स्ट ईयर राजनीति विज्ञान के प्रथम पेपर राजनीति विज्ञान के मूल आधार के दूसरे चैप्टर में से आधुनिक राजनीति विज्ञान की प्रकृति के बारे में पढ़ाऊंगा। द्वितीय विश्व युद्ध ने अमेरिका के अनेक राजनीतिक शास्त्रियों को उनके विश्वविद्यालय के सुरक्षित बुर्जों से बाहर निकाला और उनका वाशिंगटन एवं अन्य स्थानों की दिन प्रतिदिन की राजनीतिक और प्रशासनिक वास्तविकताओं से परिचय कराया। द्वितीय विश्व युद्ध की परिस्थितियों ने राजनीति शास्त्रियों को अन्य समाज वैज्ञानिकों के निकट संपर्क में लाकर उनके मन में यह विचार गहराई के साथ जमा दिया कि जबकि अर्थशास्त्री व्यापक रूप में और समाजशास्त्री एवं मानव विज्ञान में काफ़ी दूर तक प्रमुख सरकारी विभागों के द्वारा सलाह मशवरा देने के लिए नियंत्रित किए जाते थे और निर्णय निर्माण की प्रक्रियाओं में उनकी सक्रिय भूमिका भी रहती थी, राजनीतिज्ञों और प्रशासकों द्वारा राजनीति शास्त्रियों से विशेष सहायता की अपेक्षा नहीं की जाती थी। शायद अन्य समाज विज्ञानों की तुलना में राजनीति विज्ञान के पिछड़ जाने की यह भावना अमेरिका के राजनीति शास्त्रियों के मन में बहुत गहराई से प्रवेश कर गई थी और युद्ध के वर्षों में उन्होंने अपने इस निश्चय को दृढ़ बना लिया था कि अपने शैक्षणिक जीवन में फिर से लौटने पर उनका यह प्रमुख दायित्व होगा कि वे राजनीति विज्ञान को एक नया रूप दें और उसे दूसरे समाज विज्ञानों में होने वाले विकास के निकटतर संपर्क में ले आएं। राजनीति शास्त्रियों में अब यह इच्छा भी प्रबल होती जा रही थी कि वे अन्य समाज विज्ञानों में होने वाले विकास का से लाभ उठा सकें। पिछले लगभग 57 वर्षों में राजनीति विज्ञान और अन्य समाज विज्ञानों के चिंतन क्षेत्र में जो विकास हुए, उनकी प्रमुख प्रवृत्तियों का उल्लेख निम्न रूपों में किया जा सकता है। नंबर 1, अध्ययन मुक्तता। राजनीति वैज्ञानिक अब परंपरागत सीमाएं छोड़कर अध्ययन करते हैं, पर राजनीतिक तथ्य और घटनाएं जहां उपलब्ध हों, चाहे वे समाजशास्त्र, अर्थशास्त्र या धर्मशास्त्र के विरोध में हों अथवा व्यक्ति, परिवार, राष्ट्र, विश्व से संबंधित हों, अब राजनीति शास्त्र के अध्ययन के विषय बन गए हैं। यहाँ तक कि व्यक्तिक और सामूहिक स्तर पर बचपन, युवावस्था आदि में विकसित राजनीतिक प्रवृत्तियों को भी सर्वेक्षण और शोध का विषय बना लिया गया है। राज सिद्धांतवादी की यह भावना रहती है कि वास्तविक परिस्थितियों का अध्ययन किया जाए और उन्हीं को वास्तविकता प्रकट करने वाली अवधारणाओं का आधार बनाया जाए। नंबर 2, वैज्ञानिकता। आधुनिक राजनीति शास्त्री अपने अध्ययन को अधिक वैज्ञानिक बनाना चाहते हैं। वे राजनीतिक घटनाओं एवं तथ्यों को वैज्ञानिकता की कसौटी पर कसकर उनकी जांच करते हैं। वे प्राकृतिक विज्ञानों तथा अन्य सामाजिक शास्त्रों से अध्ययन के नई तकनीकों को लेकर राजनीति विज्ञान में उनका प्रयोग करते हैं। मूल्यविहीन। आधुनिक राजनीति विज्ञान को प्राय मूल्यविहीन कहकर पुकारा जाता है, चूँकि इसका प्रयास एक वैज्ञानिक एवं सटीक विषय का निर्माण करना है। इसलिए राजनीतिक विश्लेषण में यह मानवीय मूल्यों जैसे नैतिकता, स्वतंत्रता, भाईचारा आदि को कोई स्थान नहीं देता। यह उन्हीं घटनाओं और तथ्यों को अपने अध्ययन का विषय बनाता है जिन्हें या तो देखा गया है या भविष्य में देखा जा सकता है। नंबर 4, आदर्शवादी अध्ययनों की अपेक्षा यथार्थवादी व्यवहारपरक अध्ययन। राजनीति विज्ञान के परंपरागत अध्ययन सामान्यतः ऐतिहासिक, विधिगत, संस्थागत संरचना तक सीमित रहे। समस्त पुरातन अध्ययन आदर्शात्मक, उपदेशात्मक स्थिति के साथ जुड़ा हुआ और बहुत अधिक सीमा तक केवल सैद्धांतिक समस्याओं में उलझा हुआ था। नए राजनीति शास्त्रियों ने यह दृढ़ विश्वास व्यक्त किया कि राजनीतिक अध्ययनों का व्यावहारिक राजनीति से सीधा संबंध होना चाहिए। 19वीं सदी
के उत्तरार्ध में ही राजनीति विज्ञान विषय के कुछ विद्वानों ने इस सत्य को समझ लिया कि आदर्श की तुलना में यथार्थ का महत्व अधिक है। ब्राइस के अनुसार अपनी पुस्तक अमेरिकन कॉमनवेल्थ की रचना में उनका उद्देश्य अमेरिका की संस्थाओं और उसकी जनता को बिल्कुल वैसा ही चित्रित करना है जैसे वे हैं। इसी भावना को उन्होंने 1924 में प्रकाशित अपनी पुस्तक मॉडर्न डेमोक्रेसी में इस प्रकार व्यक्त किया, सबसे अधिक आवश्यक है तथ्य तथ्य तथ्य। अब राजनीति विज्ञान के विद्वानों ने इस बात की खोज आरंभ कर दी कि संविधान का स्वरूप चाहे जो भी हो, समाज में शक्ति के वास्तविक स्रोत और केंद्र कहाँ स्थित हैं, शासक वर्ग अपनी शक्तियों का प्रयोग किस रूप में कर रहा है और सामान्य जन अर्थात शासित वर्ग का राजनीतिक व्यवहार कैसा है। पूर्व अध्ययन विधिगत संस्थागत संरचना तक सीमित थे, अब उनका स्थान राजनीतिक प्रक्रियाओं को समझने की प्रवृत्ति ने ले लिया और राजनीतिक दल, दबाव समूह, संचार के साधन, मतदान व्यवहार आदि से संबंधित व्यापक अध्ययन किए जाने लगे। राजनीतिक संस्थाओं के अध्ययन की अपेक्षा अब व्यक्तियों के राजनीतिक व्यवहार के विश्लेषण पर बल दिया जाने लगा है। पांचवी बात है अनुभवात्मक अर्थात व्यवहारवाद का बोलबाला। आधुनिक राजनीति विज्ञान यथार्थवादी है और व्यवहारवादी दृष्टिकोण अपनाने पर जोर देता है। परंपरागत राजनीति शास्त्री राजनीति से दूर भागता है और व्यवहारवाद राजनीति विज्ञान को दर्शन, इतिहास या कानून के रूप में नहीं बल्कि राजनीति विज्ञान के रूप में प्रतिष्ठित करने का प्रयत्न है। व्यवहारवादियों के अनुसार राजनीति विज्ञान अभी तक दर्शन, कानून और इतिहास पर निर्भर था। व्यवहारवाद इस पराश्रय से मुक्ति का संदेश है। यह राजनीति विज्ञान का राजनीतिकरण है। दूसरी बात इसी में है कि परंपरागत विज्ञान का अध्ययन केंद्र बिंदु संस्था है। व्यवहारवाद व्यक्ति, समूह और व्यक्ति व्यवहार पर बल देता है। तीसरी बात है परंपरावादी या तो संस्थाओं का ऐतिहासिक या कानूनी पक्ष या उसके आदर्श रूप का अध्ययन करते थे, पर व्यवहारवादी राजनीतिक गति अथवा राजनीतिक प्रक्रियाओं के अध्ययन को महत्व देते हैं। नंबर 4 परंपरावादी अध्ययन पद्धति अत्यंत अस्त व्यस्त, स्वेच्छापूर्ण, आत्मनिष्ठ एवं अनुशासनहीन थी। व्यवहारवादी उसे वैज्ञानिक बनाने का प्रयत्न करते हैं। पांचवी बात इसी में है कि परंपरावादी राजनीति विज्ञान इंद्रिय अनुभविक सिद्धांत का सहारा नहीं लेते, इसलिए व्यवहारवादी इनका विरोध करते हैं। छठी बात है कि व्यवहारवादियों का मत है कि परंपरागत पद्धति से उत्तरोत्तर संचित होने वाले ज्ञान की उपलब्धि संभव नहीं है। व्यवहारवाद राजनीति शास्त्र का साधारण वैज्ञानिकरण मात्र है, यह सत्य नहीं है। व्यवहारवाद का केवल यह अर्थ नहीं है कि राजनीति शास्त्र में इंद्रियानुभविक प्रणाली तथा वर्णन और विश्लेषण की सांख्यिक तकनीकी का प्रयोग किया जाए। व्यवहारवाद की सबसे बड़ी विशेषता है सिद्धांत का प्रयोग। इसमें तथ्यों की खोज और उनकी व्याख्या एक सिद्धांत के अंतर्गत करते हैं। व्यवहारवाद की निम्नलिखित विशेषताएं हैं। नगण्य तथ्यों का अध्ययन। व्यवहारवाद संस्थाओं के ऐतिहासिक, कानूनी या दार्शनिक पक्ष की ओर से उदासीन होकर संस्था के अंदर व्यक्ति व्यवहार और समूह व्यवहार की ओर आकर्षित हुआ है। दूसरी विशेषता है नई प्रणाली का प्रयोग। नई प्रणाली के प्रयोग में प्रेक्षण और लेखा को अत्यधिक परिशुद्ध करते हैं। तालिकाएं, ग्राफ, गणितीय मॉडल, अनुमाप प्रविधि का अधिकाधिक प्रयोग करते हैं। पुस्तकालयी अनुसंधान के स्थान पर क्षेत्रीय अध्ययन करते हैं। विश्लेषण के लिए सूक्ष्म अति सूक्ष्म निरूपण करते हैं। तीसरी बात है नई शब्दावली और नई संकल्पनाओं का प्रयोग। व्यवहारवाद ने समाज विज्ञान के दूसरे विषयों की शब्दावली और संप्रत्यय अपनाए हैं, कुछ अपनी शब्दावली और संप्रत्यय भी बनाए हैं। इस तकनीकी शब्दावली से सूक्ष्म विश्लेषण संभव है। चौथी बात यह है कि नए सैद्धांतिक लक्ष्य। अनुभवाश्रित सिद्धांत का प्रयोग
व्यवहारवाद की सबसे बड़ी विशेषता मानी जाती है। छठी बात है पद्धति विज्ञान, यह मूल्य सापेक्षवाद। व्यवहारवादी क्रांति प्राकृतिक विज्ञान से प्रेरणा लेकर राजनीति विज्ञान में द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात आई। उसी समय से विभिन्न समाज विज्ञानों तथा प्राकृतिक विज्ञानों से राजनीति विज्ञान ने स्वयं को राजनीति का विज्ञान बनाने के लिए अनेक शोध पद्धतियों को ग्रहण कर लिया है। अब एक पद्धति विज्ञान का विकास हो चुका है। इसका इस अनुशासन के साथ घनिष्ठ संबंध स्थापित हो गया है। नवीन पद्धतियों में वैज्ञानिक पद्धति को प्रमुख स्थान दिया गया है। उसी के साथ वैज्ञानिक मूल्य सापेक्षवाद जुड़ा हुआ है, जिसका मूल अर्थ यह है कि शोधकर्ता अपने अनुसंधान से स्वयं के मूल्यों एवं धारणाओं को अलग रखता है तथा इनका अपने अध्ययन पर किसी प्रकार का प्रभाव नहीं पड़ने देता। उसके आचरण में बौद्धिक निष्पक्षता एवं सत्यनिष्ठा पाई जाती है। वैज्ञानिक पद्धति का प्रयोग वह सिद्धांतात्मक समस्याओं के तात्विक विवेचन में भी करता है तथा अति तथ्यवादिता से भी बचने का प्रयास करता है। सातवीं बात है शोध एवं सिद्धांत में घनिष्ठ संबंध। वैज्ञानिक पद्धति के प्रयोग द्वारा अब राजनीतिक वैज्ञानिक साधारणीकरणों, व्याख्याओं एवं सिद्धांतों के निर्माण में लगे रहते हैं और सिद्धांत निर्माण कठोर शोध प्रक्रियाओं पर आधारित है। शोध और सिद्धांत अब एक दूसरे के बिना निरर्थक माने जाते हैं। सिद्धांत निर्माण की प्रक्रिया अब शोधोन्मुखी है। आधुनिक राजनीति शास्त्रियों का एकमात्र उद्देश्य राजनीति के सैद्धांतिक प्रतिमानों का विकसित करना है। इसी आधार पर ये राजनीतिक घटनाओं एवं तथ्यों के संबंध में खोज करते हैं और उनका विश्लेषण करते हैं। 8वां पॉइंट है 20वीं अनुशासनात्मक दृष्टिकोण। 20वीं सदी में विज्ञान की एक प्रवृत्ति अंतर अनुशासनात्मक रही और इसके परिणाम स्वरूप राजनीति विज्ञान में भी अंतर अनुशासनात्मक दृष्टिकोण अपनाया गया। लेखकों ने अधिक से अधिक उन उपकरणों का इस्तेमाल किया जिन्हें उन्होंने समाज विज्ञान, मनोविज्ञान, अर्थशास्त्र, मानव विकास का विज्ञान, यहाँ तक कि जीव विज्ञान जैसे प्राकृतिक विज्ञानों से भी उधार लिया है। इसका परिणाम यह हुआ कि राजनीति विज्ञान में ऐसा बहुत कुछ आ चुका है जिससे यह राजनीतिक समाज विज्ञान और राजनीतिक मनोविज्ञान जैसा प्रतीत होता है। राजनीतिक आधुनिकीकरण, राजनीतिक सामाजिकरण, राजनीतिक पर संस्कृति ग्रहण, राजनीतिक विकास और इसी प्रकार के अन्य विषयों के अध्ययन से पता चलता है कि अब राजनीति विज्ञान सरकार और अन्य राजनीतिक संरचनाओं के व्यवहार के अध्ययन पर समाज वैज्ञानिक और मनोवैज्ञानिक विश्लेषण का लागू करना हो गया है। एक आधुनिक राजवैज्ञानिक जिसकी राजनीतिक विकास में रुचि है ने यह जान लिया है कि वह इस विषय की सामाजिक लामबंदी की परिस्थितियों का निरीक्षण किए बिना विवेचन नहीं कर सकता। लोग राजनीति के अर्थों में तब तक नागरिक नहीं बन सकते जब तक कि वे अपने मूल्यों और व्यक्तित्व अभिविन्यास में परिवर्तन न कर ले। राजनीति विज्ञान के एक गणमान्य लेखक ने इस प्रकार इस बात की ओर संकेत किया है कि सनातनी राजनीतिक सिद्धांत एक राजनीतिक प्रक्रिया की अपेक्षा अधिक मात्रा में एक राजनीतिक समाज विज्ञान व मनोविज्ञान और मानकीय राजनीतिक सिद्धांत है। डॉक्टर S.V. वर्मा के शब्दों में अंतःशास्त्रीय उपागम अपनाने के कारण राजनीति विज्ञान की विषय वस्तु में एक प्रकार की क्रांति आ गई है। जब व्यवस्था सिद्धांत और समाजशास्त्रीय संकल्पनात्मक संरचनाएं राजनीतिक विकास समझने के लिए अपर्याप्त सिद्ध होने लगी, तब विलियम मिचेल्स जैसे राजनीति शास्त्रियों ने राजनीति को अधिक अच्छी तरह समझने के लिए आर्थिक सिद्धांतों से प्रेरणा ली। नीति संबंधी निर्णय ज्यों-ज्यों गरीबी, जातीयता और नगरीय सरकारों की समस्याओं के साथ जूझने में उलझते गए और यह आवश्यक दिखाई देने लगा कि व्यवस्था के भीतर कुछ ऐसे निश्चित उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए जिनके संबंध में सामान्य सहमति थी, आर्थिक स्रोतों का अधिक से अधिक उपयोग किया जाए। इस कारण गणित शास्त्री और सांख्यिकी प्रारूपों पर अधिक जोर दिया जाने लगा
और राजनीति शास्त्री आर्थिक प्रारूपों के विश्लेषण की दिशा में प्रवृत्त होने लगे, जबकि राजनीतिक विद्वान दर्शन शास्त्र से अपना संपर्क तोड़कर अनेक समाज विज्ञानों के अधिक नज़दीक आ गया है। लेकिन अभी समय नहीं आया जब यह कहा जा सके कि वास्तव में एक सामाजिक व्यवहार के विज्ञान की स्थापना संभव हो सकी है। 9 नंबर है अनुशासन की स्वायत्तता और विकास के प्रति जागरूकता। राजनीति वैज्ञानिक इस तथ्य से भली भांति अवगत हैं कि उनकी विषयगत संस्थाओं, प्रवृत्तियों आदि का अध्ययन अन्य समाजशास्त्री निशंक होकर करते हैं। वे इस विषय को एक प्रायोगिक स्तर मात्र की प्रदान करते हैं। इसी कारण स्टन, डहेल, कैटलिन जैसे उच्च कोटि के राजनीतिक वैज्ञानिकों ने अपनी समस्त शक्ति इसी विषय को एक स्वायत्त अनुशासन के रूप में प्रतिष्ठित करने के लिए लगा दी है। चारों ओर राजनीतिक सिद्धांत के निर्माण, स्थायित्व, व्यापकता, विश्वसनीयता आदि के विषय में परिचर्चा है। वे राजनीतिक तथ्यों और निष्कर्षों में एक संबद्धता एवं क्रमबद्धता लाना चाहते हैं। 10वीं बात, एक मौलिक समाज विज्ञान के रूप में उदय। आधुनिक राजनीति विज्ञान अपने को समाज विज्ञानों की कड़ी के रूप में विकसित करना चाहता है ताकि वह विभिन्न विषयों को महत्वपूर्ण दिशा निर्देश दे सके। राजनीतिक विज्ञानों को में अरस्तु, न्यूटन, डार्विन आदि के रूप में कार्य करने की भावना पाई जाती है। इसके लिए वे अपने आप में विशिष्ट क्षेत्रों की विशेषज्ञता विकसित करना चाहते हैं। वे अनुशासन में स्वायत्तता लाना चाहते हैं। इसके लिए उन्होंने सामान्य व्यवस्था सिद्धांत तथा व्यवस्था उपागम को ग्रहण किया है। नियंत्रण और नियमन से संबंधित होने के कारण राजनीति की मौलिकता स्वतः प्रमाणित है। व्यापक समस्याओं का मूल्यांकन एवं समाधान है। व्यवहारवादी क्रांति के मध्याह्न में ऐसा लग रहा था कि राजनीतिक विज्ञान विशुद्ध विज्ञान बनकर पूरी तरह अराजनीतिक विज्ञान बन जाएगा और पुस्तकों में बंद हो जाएगा। किंतु उत्तर व्यवहारवादी युग ने अपने आप को मूल्यों, नीतियों, समस्याओं से संबंध रखा और वे अपने निष्कर्षों का लाभ न केवल शैक्षणिक जगत को ही देना चाहते हैं, अपितु वे उसे लेकर राजनीतिकों, नीति निर्माताओं, नागरिकों के पास पहुंचना चाहते हैं। अब वे विशेष रूप से संयुक्त राज्य तथा अन्य पश्चिमी देशों में उत्तरदायी प्रशासनिक और राजनीतिक पदों पर कार्य करने लगे हैं। वे सामूहिक रूप से वर्तमान विषय की राजनीतिक समस्याओं समाधान खोजने में सक्रियता से जुटे हैं। इस अनेक समस्याओं में से कुछ परमाणु युद्ध की संभावना, मानव मूल्यों की रक्षा, व्यक्ति की स्वतंत्रता, पिछड़े देशों की विकास आदि से संबंध रखती हैं। धन्यवाद।